वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम को टारगेट कर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कई सारे टॉपिक देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम सारी क्रांतियां कवर करेंगे, जैसे कि हरित क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति। ठीक है, तो ये सारी क्रांतियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को कवर करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस पार्ट जो आ चुके हैं उनको कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर दशक की बात हुई है 1960 के दशक से। ठीक है, यह एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया भर में इस पहल का नेतृत्व किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में, वैश्विक स्तर पर अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो इसकी शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक माने जाते हैं। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1970 में अपने काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला इसी के लिए। 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति गेहूं, चावल, मक्का, अन्य फसलों के नए अनुवांशिक उपभेदों के विकास पर आधारित थी। उन्होंने खेती बेहतर तरीकों की सिफारिश की, खेती के जो बेहतर तरीके हैं उनकी सिफारिश की और बौना गेहूं का एक मजबूत स्ट्रेन विकसित किया जो मैक्सिकन परिस्थितियों के अनुकूल था। 1956 तक देश में गेहूं में आत्मनिर्भर बन चुका था। 1956 तक देश गेहूं में आत्मनिर्भर बन चुका था। ठीक है, तो ये 1960 के दशक में। अगर आपसे एग्जैक्ट सन पूछा जाए तो कभी कभी 1966-67 पूछ लिया जाता है। 66-67 से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है 1960 के दशक के मध्य में उन्होंने बौने गेहूं को भारत और पाकिस्तान में पेश किया जिससे गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। तो अगर भारत का स्पेसिफिक पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखने हैं। भारत में हरित क्रांति HYB बीजों के द्वारा ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाने की अवधि थी। जो हरित क्रांति है भारत में मुख्य रूप से गेहूं की क्रांति थी। गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अनाज के उत्पादन में समग्र वृद्धि कम हुई थी। अनाज यानी कि और सारी चीज़ें मिला लें, जैसे कि बाजरा, ज्वार, चावल, ये सारी चीज़ें मिला लें तो और अनाज हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ गेहूँ के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई थी। इसलिए बेसिकली जोड़ लिया जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूँ के उत्पादन की तीव्र वृद्धि से है। हरित क्रांति में मुख्य रूप से उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के क्षेत्रों और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को प्रभावित किया था। तो ये वो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे हरित क्रांति से। इसके बाद बात करते हैं सदाबहार क्रांति की। हरित क्रांति की खराब पर्यावरणीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप सदाबहार क्रांति की अवधारणा प्रतिपादित की गई। इस अवधारणा को हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने दिया था। इसमें पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, तो ये सदाबहार क्रांति है, इसको भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? MS स्वामीनाथन ने। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में मिला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हुई है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। इस क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में किसने किया था सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग? अभी हमने देखा MS स्वामीनाथन ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो मुख्य रूप से किसका उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि आंसर यहाँ नीचे दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये बन जाएंगे प्रश्न क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया इसको। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति की सर्वाधिक लाभार्थी रही है? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो गेहूं सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया था, गेहूं को सबसे ज़्यादा जो है लाभ मिला था, सबसे ज़्यादा इसी का उत्पादन बढ़ा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज में कितना रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया था? 1500 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 2222 किलोग्राम या फिर 3000 किलोग्राम? 1500, 2000, 2222, 3000।
सही उत्तर हो जाएगा 2000 किलोग्राम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद बात करेंगे नीली क्रांति की। आगे दी गई नीली क्रांति, इसका संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से। इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन और जलीय कृषि को प्रोत्साहित करना है, यानी कि मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये नीली क्रांति के जनक है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक है। सदाबहार क्रांति के जनक भी कौन है? MS स्वामीनाथन, उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था शब्द। इसके बाद है रजत क्रांति। रजत क्रांति वह अवधि है जिसमें अंडों के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, और इस अवधि को 1969 से 1978 के बीच में ये हुई थी। 1969 से 1978 के बीच में सबसे ज़्यादा अंडों के उत्पादन वृद्धि हुई। बंदा वासुदेव राव एक भारतीय कृषिविद और कुक्कुट किसान थे, जिन्हें कई लोग भारत में कुक्कुट पालन के जनक के रूप में भी जानते हैं, और वे इस क्रांति के पीछे प्रेरणा स्रोत भी रहे। इंदिरा गांधी को भारत में रजत क्रांति का जनक माना जाता है। आपसे अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है, तो रजत क्रांति का किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, यही पूछा गया है जोड़ी मिलान के तौर पर। तो ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। बाकी और एडिशनल फैक्ट है, हमने देख भी लिए है। कैसा भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है पीली क्रांति। तो जो पीली क्रांति है ये खाद्य तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसे देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। यह मुख्य रूप से सरसों और तिल पर केंद्रित था। इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी। सैम पित्रोदा को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। सैम पित्रोदा इसके जनक थे, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये याद रखें, सरसों और तिल से, तिलहन से संबंधित है, ठीक है, मुख्य रूप से सरसों और तिल की फसल से। इसके बाद बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। यह प्याज के उत्पादन, पोल्ट्री और मांस उद्योग और फार्मास्यूटिकल्स में वृद्धि से संबंधित है। दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। अब एग्जाम में अधिकांशतः आपसे क्या पूछा गया है, प्याज का उत्पादन तो शायद ही ऑप्शन में आपको दिया गया, लेकिन अधिकांशतः आपको मांस का उत्पादन, पोल्ट्री का उत्पादन, ये इससे संबंधित क्षेत्र हैं, और पेपर में यही पूछे जाते हैं, मांस उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, ठीक है। इसके बाद अगली देखते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति यह कॉफी के पर्यावरण अनुकूल उत्पादन से संबंधित है। यह लेदर से भी संबंधित है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं, और इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से हुई थी, ठीक है। तो कॉफी के पर्यावरण अनुकूल उत्पादन की, कॉफी का उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, उससे संबंधित है, और लेदर के उत्पादन से भी संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है लाल क्रांति। लाल और गुलाबी में कंफ्यूज नहीं होना है। लाल क्रांति भी मांस के उत्पादन से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति भी प्याज और मांस के उत्पादन से संबंधित है और पोल्ट्री से संबंधित है। लेकिन लाल क्रांति का संबंध टमाटर के उत्पादन से भी है। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, तो इन दोनों के उत्पादन से संबंधित है। विशाल तिवारी को भारत में लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। यह 1980 के दशक में शुरू हुई थी और 2008 तक ये जारी रही। इसके बाद अगली क्रांति है काली क्रांति। यह देश में पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है, और यह पेट्रोलियम में इथेनॉल के मिश्रण पर केंद्रित है। पेट्रोल में जो पेट्रोलियम होता है उसमें इथेनॉल मिला दें, उससे संबंधित है ये काली क्रांति। इसके बाद गोल्डन फाइबर क्रांति। यह जूट के उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक हैं निरपक टुटाच, ये इसके जनक हैं गोल्डन फाइबर क्रांति, जिसको रेशा भी कहा जाता है, स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर रेशा कहा जाता है, जूट को कहते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति है कपास के उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद रेशा या फिर वाइट जो है फाइबर कहा जाता है, इसको सिल्वर फाइबर कहते हैं कपास को। इसके बाद एक गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू के उत्पादन, आलू गोल गोल होता है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से। इसके बाद एक शुरू हुआ था ऑपरेशन ग्रीन्स 18-19 में। 2018-19 के बजट में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। इसमें टमाटर, आलू, प्याज जो फसल है इनकी आपूर्ति को स्थिर करने और मूल्य अस्थिरता के बिना पूरे देश में TOP जो टॉप फसल है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। अब आलू, प्याज, टमाटर बेसिक जो है सब्जियां होती हैं, हर मौसम में इनकी ज़रूरत होती है, तो इनका मूल्य स्थिर रहे, एकदम से मूल्य बढ़ ना जाए, कम ना हो जाए, इसके लिए इसको शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पायलट आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए सभी फसल और सब्जियों को कवर करने के लिए इस योजना को जून 2020 के दौरान बढ़ाया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया था। मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नेफीड नोडल एजेंसी रहेगी, NAFED, ठीक है। तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं अब क्रांतियों से संबंधित। अब जैसे कि ये जोड़ी मिलान, ये प्रश्न ऐसे पूछ चुके हैं एग्जाम में। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और हरित क्रांति खाद्य अनाज का उत्पादन से। अब पहले का कौन सा सही है? तीसरा सही है, तो तीसरा इन दोनों में दिया गया, A और D तो होगा नहीं आंसर। इसके बाद दूसरे का पहला सही है, दूसरे का पहला B में दिया गया है, तो ऑप्शन B सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी सूची मिलान के लिए पूछा गया है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और उर्वरक ग्रे क्रांति, ठीक है।
इसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन में प्याज दिया गया है, मांस होता तो मांस से कर सकते थे, ठीक, लेकिन अधिकांशतः लाल क्रांति मांस के लिए पूछी जाती है, गुलाबी क्रांति प्याज। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति बागवानी, सफेद क्रांति दूध, नीली कुक्कुट और हरी क्रांति कृषि। तो हरी क्रांति कृषि से संबंधित है, नीली क्रांति कुक्कुट से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मत्स्य से संबंधित है। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कुक्कुट से संबंधित कौन सी क्रांति है? श्वेत या फिर सफेद क्रांति दुग्ध या फिर दूध से संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति सरसों और तेल के उत्पादन से है, तिलहन से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी क्रांतियां कवर कर ली और उससे संबंधित प्रश्न भी देख लिए। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसा एग्जाम में पैटर्न रहता है प्रश्न का। या तो आपसे नहीं सुमेलित वाले प्रश्न पूछ लेंगे, या फिर आपसे ऐसे फैक्ट वन लाइनर क्वेश्चन वाले प्रश्न पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये जोड़ी मिलान वाले प्रश्न पूछते हैं। ये 3 पैटर्न ही इस प्रश्न के रह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हमारे पेड बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम देना है आपको, या फिर आपको यूपीपीएससी प्री और मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आप हमारे आगामी जो नए पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन चालू हो चुके हैं, तो ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।